हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज निशांत। कॉन्फिडेंस बूस्टर 11 में आज हम लोग वापस से 10 क्वेश्चन करेंगे। आपको क्वेश्चन मिल गया होगा 6:30 बजे, आपने सॉल्व किया होगा। आप सॉल्व करने के बाद ये देखेंगे कि अगर आपको 6 से कम आ रहा है तब आपको अपने रिविजन्स में और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपको 8 से ऊपर आ रहा है तो आपको मेंटेन रखना है। 6 से 8 के बीच में है तो आप मीडियोकर हैं, ओके है, लेकिन आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। विद दिस पॉइंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उससे रिलेटेड जो भी आपके पास स्टैटिक नोट्स है आप उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जो है इधर करंट रिलेटेड है थोड़ा सा या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंफ्लुएंस है। हम चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट बॉर्डर द पर्शियन गल्फ, है ना, पर्शियन गल्फ से सीमा साझा नहीं करती है। आपको पता है ये क्वेश्चन इतना रेलिवेंट क्यों है हमारे लिए? आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो वेस्ट एशिया वाला पोर्शन है इसकी मैपिंग आपको रटी होनी चाहिए। वेस्ट एशिया की मैपिंग की पोर्शन आपको रटी होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि यहां से सवाल बहुत बीपीएससी पूछता है। अभी रिसेंटली एक सवाल आया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक सवाल आया था रिसेंटली, शायद एमवीआई का एग्जाम हुआ था, उसमें बीपीएससी ने कंडक्ट कराया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसेंटली जिस पे सवाल पूछे जा रहे हैं उन थीम्स को समझा जाए। तो हमारा सवाल यह है कि पर्शियन गल्फ के आस बॉर्डर में कौन सी कंट्री नहीं है। तो पहले ये हमको समझना होगा कि वेस्ट एशिया का मैप हम पहले देखें, है ना। तो ये मैप मेरे द्वारा क्रिएट किया हुआ नहीं है, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम इंटरनेट विद ड्यू क्रेडिट टू इट्स क्रिएटर्स। हम लोग इस मैप को समझते हैं। ये मैप देखो वेस्ट एशिया का है, यहां ईरान है, यहां इराक है। अभी जो रिसेंट क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि ये बताओ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कौन सा ज्वाइन करता है, तो ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करता है। तुमसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि ये बताओ ये जो पर्शियन गल्फ है और ये जो अरेबियन सी है इसको कौन ज्वाइन करता है, तो पर्शियन गल्फ को यही स्ट्रेट ज्वाइन करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ज्वाइन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको किसको ज्वाइन करता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जॉइंस पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी, है ना। अब देखो एक और स्ट्रेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बब अल मंदेब, है ना, बब अल मंदेब। अगर बब अल मंदेब की बात करो तो ये जो स्ट्रेट है ये किसको किसको ज्वाइन करता है? ये ज्वाइन करता है गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। बब अल मंदेब जो है, बब अल मंदेब, ये किसको किसको ज्वाइन करता है? इंपॉर्टेंट है ये सब बहुत, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को। अब हम लोग जब रेड सी पे पहुंचे तो रेड सी से फिर एक सवाल बनता है कि ये बताओ कि रेड सी के सराउंडिंग कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन सा देश रेड सी को सराउंड करता है। तो देखो ये रेड सी है ना, ये मैप देख रहे थे तो ये वाला रेड सी है। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच है बब अल मंदेब, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब बताओ रेड सी के सराउंडिंग कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो ध्यान से देखो सवाल तुम्हारा यही पूछेगा कि ये बताओ क्या इथियोपिया रेड सी के बॉर्डर में आता है कि नहीं आता है। तो इथियोपिया नहीं आता है ना, याद रखना। ये एक कंसिडरेबल आउटलायर है, मतलब जो तुमको दिखेगा कि ये बाहर की चीज है ना, तो वहां से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। पहला देखो रेड सी यहां है, उसके बगल में पहला तो सऊदी अरेबिया है, फिर यहां बगल में यमन है, ये एरिट्रिया है, ये वाला रीजन, यहां पे देखो सूडान है, इजिप्ट है। इससे ज्यादा कुछ दिख रहा है तुमको? नहीं। तो यहां से तुमको पूछ सकता है ये बताओ ये वाला जो पोर्शन है इथियोपिया या सोमालिया रेड सी के बॉर्डरिंग में है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। रेड सी यहीं पे खत्म हो रहा है, बबल मंदेब से पहले ही खत्म हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन जो है था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट बॉर्डर द पर्शियन गल्फ, मतलब पर्शियन गल्फ यहां है, इसके साथ कौन सी कंट्रीज नहीं है? तो पर्शियन गल्फ यहां है, तुम देखो यहां पे कंट्रीज कौन कौन है? ईरान है ना, यूएई है, कतर है, बहरेन है, सऊदी अरेबिया भी है, लेकिन यमन नहीं है। यमन पर्शियन गल्फ के साथ नहीं है, यमन गल्फ ऑफ एडन के साथ है, यमन बल्बल मंदेब के साथ है, यमन की बात करें तो रेड सी के साथ है, लेकिन पर्शियन गल्फ के साथ नहीं है। तो यहां से 3-4 सवाल जो बनते हैं वो आपके एकदम रटे होने चाहिए, प्रिपेयर होने चाहिए। यहां से मोस्टली सवाल पूछेगा। एक और रिकमेंडेशन है कि आप जो है इजराइल हमास रिलेटेड, इजराइल हमास रिलेटेड, है ना, यारी या फिर इजराइल ये वाला जो एरिया है, ये वाला है ना, ये वाला एरिया एकदम बढ़िया से किया होना चाहिए। फिर साथ में मेडिटेरेनियन सी, है ना, मेडिटेरेनियन सी, फिर ब्लैक सी,
ये सब एरियाज जो हैं इस रीजन में है ना, ब्लैक सी तो थोड़ा सा ऊपर चला गया, मेडिटेरेनियन यहां पे, इसके बाद यूरोप आएगा। तो ये वाला एरिया आपका बढ़िया से प्रिपेयर होना चाहिए, मैप में काफी रिकर करने का चांस है ना। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं वो है पॉलिटी का, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, आर्टिकल 360 की बात करता है। जब आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी से सवाल पूछा जाए तो आपको रेडी रहना चाहिए, आर्टिकल 352 में भी पूछा जा सकता है ना। तो आर्टिकल 360 जब लगा हुआ हो तब ये दो कंडीशन क्या पॉसिबल है, सवाल ये कह रहा है। प्रेसिडेंट में रिड्यूस द सैलरीज ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सबसे पहला तो आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं इनकी सैलरी कैसे जाती है। हमारे पास 3 फंड है, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स। तीनों में से कौन से फंड से जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की फंड सैलरीज जाती हैं। ये जो सैलरीज जाती हैं उन सैलरीज को प्रेसिडेंट रिड्यूस कर सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे। ऑफ कोर्स यस, ये होता है ऐसा। दूसरा बात, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन होता है नॉर्मली क्या होता है कि सारे मनी बिल्स को एवरी टाइम नॉर्मल कंडीशंस में गवर्नर सेंटर के पास नहीं भेजती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस में जब लगता है गवर्नर को कि प्रेसिडेंट का इसमें कंकरेंस जरूरी है, जब वो लॉ सेंटर के लॉ के साथ आ जाती है या फिर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ रहता है, तो 360 जब लगा हुआ रहता है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी होती है, तब ऐसा प्रावधान है कि जो भी मनी बिल्स स्टेट से जनरेट होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर से जनरेट होंगे, दैट हैज टू बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर देयर कंसिडरेशन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जब तक हस्ताक्षर नहीं होगा स्टेट गवर्नमेंट का मनी बिल तक, तब तक उसको पास नहीं माना जाएगा, तब तक उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। इसमें देखो, जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि है ना, उनको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोला था कि आप जो सारे बिल्स को होल्ड करते हो, या तो आप उस पर असेंट दो है ना, या फिर अगर आप प्रेसिडेंशियल इसके लिए वेट करते हो, कंसिडरेशन के लिए वेट करते हो, तो उसका वैलिड रीजन होना चाहिए आपके पास। तो इन सारी चीज उस जजमेंट में बोली गई थी, उसी से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेटेड है ये, है ना। तो हम लोग यही नहीं रुकेंगे और आगे देखेंगे। आर्टिकल 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी इसका मतलब कि अगर सरकार को लगता है कि ऐसा सिचुएशन हो गया, मतलब एज अ प्रेसिडेंट है ना, जिसको अगर यह लगता है कि ऐसा सिचुएशन हो गया कि जो क्रेडिट लाइंस है या जो सरकार के पास इतना धन नहीं है चीजों को करने के लिए, तब क्या होगा कि वो सैंक्शन लगाएंगे चीजों पे, कहा जाएगा कि ये मत करो, वो मत करो। तो जो आर्टिकल 360 है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये मत करो, वो मत करो, मतलब जो बजटरी एलोकेशंस हैं, जो भी बजटरी एलोकेशंस हैं उनको डाउन किया जाएगा, जो सरकारी सैलरीज हैं उनको कम किया जा सकता है, फिर जो भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वो खत्म किया जा सकता है। तो किसी भी तरह से एक कंसोलिडेशन की बात होगी, जो फिस्कल चढ़ाव आया है उसको कम करने की बात होगी, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होगी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार आ चुकी है इंडिया में? अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। जब हम फाइनेंशियल पढ़ रहे हैं तो नेशनल इमरजेंसी हमको पढ़ना सबसे जिम्मेदारी वाला काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी। डिक्लेयर कौन करता है? डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट। अच्छा, रिटन रिकमेंडेशन चाहिए क्या कैबिनेट का? रिटन रिकमेंडेशन चाहिए। ये कब ऐड किया गया ये आपको पता होगा, है ना। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया कि रिटन चाहिए, तभी आपको अप्रूव करना पड़ेगा, है ना। अब देखो, पहले क्या था कि नेशनल इमरजेंसी में एक क्लॉज था कि कुछ भी अनवांटेड ऐसा हुआ तो आप कर सकते हो, मतलब एक ओपन लूप में छोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से 1975 का इमरजेंसी जो आपको याद होगा वो लगाई गई थी। तो इसको हटा के, जो कॉमन क्लॉज था उसको हटा के, इंटरनल रिविलियन वाला चीज हटा के वहां पे आर्म्ड रिविलियन कर दिया गया। अगर आर्म्ड रिविलियन नहीं हुआ है ना, और सेटिस्फाई नहीं है सरकार, प्रेसिडेंट सेटिस्फाई नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है या हुआ है, तब तक वो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते। मतलब प्रेसिडेंट को एक रिटन एडवाइस चाहिए होगा यूनियन कैबिनेट से इसके प्रोक्लेमेशन के लिए, है ना। तो ये हो गया आर्टिकल 352। तो इसने नेशनल इमरजेंसी में और काफी सारी चीजें होती हैं कि ये जब आता है तो इसको दोनों हाउस से, बोथ हाउस से अप्रूव कराना होगा, बोथ हाउस से अप्रूव कराना होगा। कौन सी मेजॉरिटी से? स्पेशल मेजॉरिटी से।
कितने दिन में? 1 महीने में। पहले ये दिन कितना था? 3 मंथ्स था, इसको हटा के 1 मंथ कर दिया गया, है ना। तो बोथ हाउसेज को स्पेशल मेजॉरिटी से आर्टिकल 352 को अप्रूव करना होगा। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब क्या होता है कि आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। कब? जब ये लगता है वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से। वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से होगा तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। तो क्या सिर्फ हमेशा एक बार लग गया तो हमेशा लग गया? नहीं, अगर एक बार लगा तो ये 6 महीने तक वैलिड रहेगा, फिर उसको अप्रूव कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से या जो बोथ हाउसेज हैं उससे, उसके बाद फिर से वो लगेगा। तो अभी तक कितनी बार इंडिया में लग चुका है ये? अभी तक नेशनल इमरजेंसी जो है वो अभी तक 3 बार लगा है। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। कब कब लगा है? 1962 में लगा है, 1971 में लगा है और 1975 में लगा है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट है स्टेट इमरजेंसी, यानी आर्टिकल 356। इसका तो काफी दुरुपयोग हुआ है। एक केस भी था बिहार से रिलेटेड, है ना, बूटा सिंह केस। किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 356 से रिलेटेड है। बिहार के ही गवर्नर थे जो मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स लगाते रहे। जब लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से नहीं चल रही है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है, तो क्या होता है? प्रेसिडेंट स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर लेते हैं और वहां की असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं। तो उसके बाद जो भी चीजें होती हैं उतना डिटेल से हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमको ये समझना होगा कि आर्टिकल 356 को ही प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं और ये आर्टिकल 356 है। इसको थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लेंगे, अपने नोट से वापस जाके रिवाइज कर लेंगे। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कनक्वेर्ड बिहार एंड डिस्ट्रॉयड नालंदा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है हमेशा पूछता है। बख्तियार खिलजी के बारे में हमेशा पूछता है ना। तो बख्तियार खिलजी जो था कौन था? तो बख्तियार खिलजी बेसिकली बिहार आया क्यों था? वो फर्स्ट मुस्लिम था जो कि बिहार पे अटैक करता है, मुस्लिम कॉन्क्वेरर, है ना। वो आता है बिहार पे अटैक करने वाला। ऐसा पूछेगा हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर टू अटैक ऑन बिहार, तो ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर टू अटैक द बिहार। वो आया तो क्या किया? इसका सबसे मेजर काम जो था, नेगेटिव अंदाज में, नेगेटिव शब्दों में बोले तो नालंदा यूनिवर्सिटी को इसने डिस्ट्रॉय किया। इसके साथ उदंतपुरी को भी इसने डिस्ट्रॉय किया, विक्रमशिला को भी इसने डिस्ट्रॉय किया। जब वो आक्रांता आते थे ना तो उनको लगता था कि यार इतना नॉलेज, इतनी किताबें इनके पास कैसे है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो अल्टीमेटली इनको भी जाना है, निकल जाते हैं। इनका मर्डर हो गया, इनको मर्डर करते हैं अली मर्दान, है ना। अली मर्दान इनकी हत्या कर देते हैं और बेचारे टर्क थे और आके बिहार में ही इनका बरियल है ना, बिहार शरीफ में इनका बरियल है। यहीं पे आके इनको दफना दिया जाता है। क्या मिला कौन कर करके, है ना, अपने अगले जनरेशन के लिए इतना कुछ करके। अच्छा, इनका कैपिटल कहां था? इनका कैपिटल था लखनऊती। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बख्तियार खिलजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को जो डिस्ट्रॉय करते हैं, इस नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने वाले कौन है? इस नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाते हैं कुमारगुप्त। नालंदा यूनिवर्सिटी को कौन बनाते हैं? कुमारगुप्त। अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी बार डिस्ट्रॉय हुआ था? 3 बार डिस्ट्रॉय हुआ था, है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी बार डिस्ट्रॉय हुआ है? नालंदा यूनिवर्सिटी 3 बार डिस्ट्रॉय हुआ है और ये 3 बार में से 2 बार जो है, 2 टाइम्स जो है इसको रिपेयर भी कर दिया गया था, है ना। पहली बार किसने डिस्ट्रॉय किया? हुंस ने डिस्ट्रॉय किया। हुंस कब आए थे? गुप्ता पीरियड था, स्कंदगुप्त के टाइम पे। दूसरी बार कब डिस्ट्रॉय हुआ? गौर किंग आए थे, है ना। गौर ने डिस्ट्रॉय किया, उसके राजा थे एक, याद नहीं है, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। फिर उसको बनवाते हैं अपने हर्षवर्धन, है ना। हर्षवर्धन बनवाते हैं, फिर तीसरी बार अटैक होता है तो इब्न बख्तियार खिलजी जब अटैक करता है तो उसके बाद वो बन नहीं पाता है। तो यही थी इसकी कहानी। ये कब होता है ये सब चीज? ये होता है 1193
1193 सी में, है ना, 1193 में इतनी सारी चीजें होती हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में और भी थोड़ा सा पढ़ लोगे तो अच्छा है, जैसे उनकी कौन कौन सी लाइब्रेरीज थी, है ना। अब जो बख्तियार खिलजी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो कहाँ से मिली है, तो वो एक किताब है मिन्हास उस सिराज, लिखते हैं तबाकत नाशिरी, वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिली है। इतना कम टाइम में सारे बता नहीं सकते हैं, समय नहीं है, आप लोग इसको जरूर पढ़ लेंगे। अगला सवाल, विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू ब्लीच क्लोथ्स, है ना। यहां पे टर्म है ब्लीच, याद रखना, अमोनिया, एसिटिक एसिड, कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन। जब भी ब्लीचिंग करेगा तो ये कुछ जो क्लोरीन या क्लोरीन बेस्ड कंपाउंड है ना वही करेंगे। तो ब्लीचिंग जो है वो कौन करेगा, क्लोरीन करेगा। अब ये बताओ कॉस्टिक सोडा जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 होता है या NaHCO3 होता है, ये भी आप कमेंट करोगे, है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, यही सबसे सवाल पूछता हो, यही सवाल गलत करके आते हो। तो Na2CO3 होगा या NaHCO3 होगा, ये बाइकार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये Na2CO3 है, दोनों में से कौन होगा कॉस्टिक सोडा, ये आपको बताना है। अच्छा, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको हम लोग क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, है ना, CaOCl2। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, When did the cabinet mission arrive in India to discuss the transfer of power with the Indian leaders? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक बार क्वेश्चन देख लो। चलो, ये सवाल है कि कैबिनेट मिशन जब दिल्ली आते हैं टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर विथ इंडियन लीडर्स, वो कब आते हैं, है ना। तो बीपीएससी में को डेट से बहुत प्रेम है ना, डेट से बहुत प्रेम है। हर बार एक ना एक डेट पूछेगा, कुछ अतरंगा सा डेट पूछेगा, लेकिन मोस्टली जो है जानकारी वाले डेट पूछे जाते हैं। तो जो कैबिनेट मिशन आया था, आया कब था, 1946 में आया था, ये तो हमको पता है। मार्च में आया था, ये भी हमको पता है। तो ऑप्शन देखो, मार्च वाला एक ही है, यहां से सही मारा जा सकता है ना। लेकिन थोड़ा सा डिटेल समझो। अब जो कैबिनेट मिशन प्लान आया तो इसके साथ 3 आदमी आए थे, है ना। अच्छा, आए क्यों थे, अभी देखो आज़ादी का समय था, आज़ादी का समय होने वाला था। उस समय क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में सरकार बदल गई, लेबर पार्टी आई। तो लेबर पार्टी थोड़ा सा यहाँ से अच्छा टर्म्स था, सॉफ्ट कॉर्नर था इंडिया के लिए। तो वहाँ से उन्होंने भेजा कि जाओ भाई आप तीनों आदमी जाइए और इंडिया से बात करिए कि आप, ठीक है आज़ादी तो आपको दे देंगे, लेकिन गवर्न कौन करेगा, नहीं गवर्न करेगा तो आपस में लड़ जाओगे, सिविल वार हो जाएगा, क्या करोगे। तो उसके लिए 3 लोगों को भेजा गया, है ना, 3 लोगों को भेजा गया। कौन कौन थे, सर पैथिक लॉरेंस, है ना, जो पैथिक लॉरेंस थे, जो पैथिक लॉरेंस थे यही चेयरमैन थे, है ना, सर पैथिक लॉरेंस हो गए, है ना। स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा गया, क्रिप्स ऑलरेडी आपको पता है, एज पहले भी आ चुके थे क्रिप्स मिशन लेके, है ना, जिसको क्या कहा गया था, पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। और तीसरे कौन थे, एवी अलेक्जेंडर। 3 लोग आते हैं, पैथिक लॉरेंस आते हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स आते हैं और एवी अलेक्जेंडर आते हैं। क्यों आते हैं, नेगोशिएट करने आते हैं इंडियन लीडर से। किस बात पे नेगोशिएशन करना चाहते हैं, पावर ट्रांसफर कैसे हो, है ना। सॉरी। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका 2 ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव हम समझते हैं कि टू एस्टैब्लिश द इंडियन गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट, टू एस्टैब्लिश नेशनल गवर्नमेंट। टू एस्टैब्लिश नेशनल गवर्नमेंट और इंडिया का संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर, संवैधानिक भविष्य क्या होगा वो डिसाइड करने आए थे, है ना। एक सवाल यूपीएससी का इसी से रिलेटेड, विथ रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इट रिकमेंडेड ए फेडरल गवर्नमेंट, it enlarged the powers of the Indian courts, it provided for the more Indians in the ICS, Indian civil servant, enlarged the powers of the Indian court, है ना। तो देखो दोनों ऑप्शन अतरंगा लग रहा है, दोनों गलत है, सिर्फ एक सही है, 1 only is the right answer। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने बताया 3 मेंबर मिशन था, पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। क्यों आए थे, टू नेगोशिएट विद द इंडियन लीडर्स टू फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर, राइट।
अगला क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन हैज द हाईएस्ट एफिनिटी विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। हेमोग्लोबिन जो है उसकी हाईएस्ट एफिनिटी किसके साथ है? तो हेमोग्लोबिन जो है क्या करता है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बोक्सी बना लेता है, जो कि काफी पॉइजनस होता है, वो ब्लड को तोड़ देता है, तो एकदम टुकड़ा टुकड़ा बना देगा उसका, तो ये काफी हानिकारक होता है शरीर के लिए। तो हेमोग्लोबिन, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड अगर थोड़ा सा भी अमाउंट में अगर इनहेल कर लिया जाता है तो काफी फेटल हो जाता है। तो क्या करता है, हेमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और वो पूरे बहुत नुकसान करता है, बेसिकली वो पॉइजनस होता है। तो ये याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हेमोग्लोबिन का रिलेशन होता है इसे, है ना। सेम चीजें हैं, है ना। चलो पढ़ लेना। अच्छा, एक सवाल यहां से एक लेयर ऊपर यहां डाला है ऑलरेडी, कि आप तो ये बोल रहे हो कि हेमोग्लोबिन की एफिनिटी है, हेमोग्लोबिन की एफिनिटी है किसके साथ? हेमोग्लोबिन की एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। क्या दूसरे गैसेस के साथ नहीं है? बिल्कुल है। सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है, उससे कम देखें तो ऑक्सीजन के साथ है, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कम SO2 या NO2 के साथ। मतलब इन सब के साथ आने से भी बॉडी को इंपैक्ट नहीं करेगा। ये जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है ना, जो ऑक्सीजन बाइंडिंग को बिल्कुल ही खत्म कर देता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाता है, तो ये चीज इनके साथ नहीं होगी, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोअरिंग फोर्टीज, है ना। रोअरिंग फोर्टीज के बारे में देखो, एक बार क्वेश्चन देखो। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड एक सवाल ऑलरेडी बीपीएससी पूछ चुका है। अब समझो कि ये रोअरिंग फोर्टीज जो है ये टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, आंसर अपने आप फिर तुमको मिल जाएगा, है ना। देखो, ये अर्थ है, इसमें बहुत सारे, यहां से देखो, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इक्वेटर वाला पार्ट, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो। सब ट्रॉपिकल हाई और सब पोलर लो के बीच में एक वेस्टर्ली है, एक वेस्टर्ली है। ये सारे विंड्स जो है ये मिला के कुछ सेल्स बनाते हैं, यहां पोलर सेल बनाएगा, यहां फेरल सेल बनाएगा, यहां हेडले सेल बनाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा, हेडले सेल बनाएगा, फेरल सेल बनाएगा, पोलर सेल बनाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें चल रही हैं विंड्स में। अब यहीं पे देखो, साउदर्न हेमिस्फीयर को देखो, ये पूरा खाली है ना। ये वाला जो इलाका है इसमें लैंड मास बिल्कुल भी नहीं है, ओशन है। तो विंड की रफ्तार जो है बहुत तेज रहती है ना। और साथ में क्या होता है कि सोलर रेडिएशन हुआ, तो यहां से जो वार्म एयर है वो तो राइज अप होगा, है ना। कूलर एयर डाउन जाता है, तो इंटरेक्शन के साथ पोल पे पहुंचता है। खैर उतना डिटेल से छोड़ो, तो जो हवाएं बहती हैं, जो ये वेस्टर्लीज हैं, चूंकि धरती नहीं है, लैंड नहीं है, ओशन है, तो काफी स्पीड तेज हो जाता है। तो रोअरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 70s, है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली वेस्टर्लीज है, राइट। ये क्या है, बेसिकली वेस्टर्लीज है। अब देखो, रोअरिंग 40s के बारे में पूछा है, रोअरिंग 40s के बारे में पूछा है। सवाल है, दे ब्लो अनइंटरप्टेड इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यही तो गलत हो गया ना, कि नॉर्दर्न नहीं है, सिर्फ साउदर्न है। तो वन जहां भी है वो खत्म हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। आंसर तुम्हारा ये निकल गया। ये क्वेश्चन इसीलिए लिया गया था। जिस अंदाज में इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा गया है, तुम तो देख के ही छोड़ देते इसको। हम बस तुमको इतना बताए कि जो ये सब चल रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्ली फ्लो होता है, यही वेस्टर्ली ये है, इसको 3 नाम दिया गया है, इसी पे तुम्हारा क्वेश्चन फ्रेम है। तुम सिर्फ एक स्टेटमेंट देखे कि क्या सिर्फ साउदर्न हेमिस्फीयर में फ्लो होता है, ऑफ कोर्स यस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि नॉर्दर्न में लिखा है। जैसे ही 1 वाला तुम निकालोगे, तुम्हारा आंसर 2, 3, 4 मिल जाएगा। सवाल ऐसा ही रहेगा, अगर टफ दिखे ना तो कहीं उसमें ट्रिक होगा, है ना। ये याद रखना, ये क्वेश्चन उसी के लिए था।
अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द विच प्रिंसिपल, है ना। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, घर के बाहर देखोगे ट्रांसफॉर्मर है ना, आए दिन सुनते हो कि ट्रांसफॉर्मर में आग लग गया, क्या हुआ था। ट्रांसफॉर्मर होता क्या है बेसिकली, जगह है यही बताता है। देखो उसमें क्या है, इस तरह का वाइंडिंग होता है। यहां पे सपोज 12 वोल्ट हमने दिया, तुम्हारी जरूरत के लिए तुमको चाहिए 240, ये ट्रांसफॉर्मर तुमको 240 करके देगा। कैसे देगा, तो यहां पे इसकी जो वाइंडिंग होती है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर क्या है, ये स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन है। कहीं कहीं करंट ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं और कई तरह के होते हैं ट्रांसफॉर्मर, लेकिन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम बेसिक चीज फोकस करेंगे। दूसरा चीज देखो इसमें कि ट्रांसफॉर्मर का ये एंड और ये एंड, ये सप्लाई में कनेक्टेड होगा, ये 11,000 वाला तार जो आता है वहां से कनेक्टेड होगा ये, और ये तुम्हारे घर में जाएगा। अब इन दोनों के बीच में यहां कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता है, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है ट्रांसफॉर्मर के इनपुट और आउटपुट में। और ये जो काम करता है, अब बोलोगे कि फिर करंट कैसे फ्लो कर गया, कनेक्शन नहीं है तो। अब करंट फ्लो करने के लिए तुमको पता है, सही बात है कि ये कनेक्टिविटी चाहिए, लेकिन एक फंडा होता है इलेक्ट्रिसिटी में, वो है इंडक्शन का, है ना। कि अगर यहां करंट फ्लो कर रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा, यहां पे जो फ्लक्स होगा ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें करंट आएगा, वोल्टेज जनरेट होगा, इस वोल्टेज के कारण, और रेजिस्टेंस है इसके कारण यहां पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हुआ है इस म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, है ना। ये जो इंडक्शन है इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है एक बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे ट्रांसफार्मर काम करता है, एकदम बेसिक फंडा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ओम्स लॉ के बारे में जानते होगे, क्या होता है, V बराबर IR। यहां से जो सवाल पूछा जाता है तुमको ये कि अगर मान लो कोई तार है, उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट फ्लो बढ़ा दिए तो क्या वोल्टेज डिफरेंस क्या रहेगा, तो वोल्टेज डिफरेंस का जो रिलेशन होता है V के साथ, वो उससे रिलेटेड तुमको यहां सवाल पूछेगा। या कभी कभार ये सवाल पूछ देता है कि P बराबर VI भी होता है। अब I को तुम यहां पर पुट करोगे तो क्या हो जाए, सॉरी V को पुट करोगे तो V बराबर क्या होता है, IR, तो IR इंटू I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, I स्क्वायर R। अब तुमको पूछेगा कि अगर तार में करंट हम बढ़ा दिए तो पावर कितना गुना होगा, अगर करंट डबल कर दिए तो पावर कितना गुना बढ़ेगा, तो 4 गुना बढ़ेगा, क्योंकि वो स्क्वायर है। यही इस क्वेश्चन का मूल है। अब देखो जूल्स लॉ क्या है ना, जूल्स लॉ क्या है, जो भी हीटिंग वाली चीजें होती हैं उसको मापने का तरीका है जूल्स लॉ है, जो उस लॉ को फॉलो करता है, हीट वाले इक्वेशन में यूज करते हैं। ऐसे बस याद रखो इस मोमेंट पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, करंट फ्लो होगा, खत्म। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड याद आया, तुमको आइंस्टाइन को पढ़ लेना, क्योंकि आइंस्टाइन को जो मिला था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही नोबेल प्राइज मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ढूंढने वाले, डिस्कवरी करने वाले कोई और थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रैक्टिकली प्रोड्यूस करने वाले और उसका इंपैक्ट बताने वाले, एक्चुअली प्रैक्टिकली उसका यूसेज करने वाले आइंस्टाइन थे। इनके कारण इनको नोबेल प्राइज मिला था, वहां भी धांधली होती है। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम बिहार वेयर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसमें उस समय बिहार के कितने लोग थे उसमें, है ना। तो बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे, टोटल 36 लोग थे उसमें। बिहार के कितने लोग थे, 36 लोग। किसमें, संविधान सभा जो बना था उसमें कितने बिहार के सदस्य थे, तो कौन कौन थे उसमें, अगर देखोगे तो तुमको पता ही होगा जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे, इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना। फिर अपने जो उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने, है ना, परमानेंट प्रेसिडेंट बने, कौन बने, राजेंद्र बाबू बने, वो थे। फिर अनुग्रह बाबू थे, जगजीवन राम थे, है ना, श्री कृष्ण सिन्हा जी थे। ये सब जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। अब हम लोग देखते हैं मैथ का क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन है कि डेज DAZE को 41265 में लिखा गया है, तो बॉय को किस में लिखा जाएगा, है ना। डेज को इन्होंने लिख दिया है DAZE को, तो इन्होंने कहा है कि बॉय को कैसे लिखा जाए। डेज को लिखा इन्होंने 4126, है ना। मैंने थोड़ा इसमें हिंट दिया यहां पे, डी यानी तुम ABCD लिखते हो, ABCD,
ए पहला लेटर, बी दूसरा लेटर, सी तीसरा लेटर, डी चौथा लेटर, डी चौथा लेटर, ए पहला लेटर, जेड इसी तरह लिखते जाओगे तो जेड क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ई डी ई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ई 5 हो जाएगा। ये तुमको दे रखा है ना 41265, क्या है 41265, ये तुम समझ गए। ऐसे लिखा है तो लेटर को क्या उसका प्लेस वैल्यू है वो तुमको मेंशन करना है, तुमको बॉय का लिखना है ना, बी ओ वाई। बी का बताओ, यहां से 2 हो गया है ना, ओ का क्या है, ओ का 15 है और वाई का 25 है, तो इसका क्या होना चाहिए 2 15 25, 2 15 25, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चंस काफी सिंपल थे आज। आपको 6 से ज्यादा आना ही चाहिए आज के टेस्ट में, है ना, आज के कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में। आपके जो सवाल दिए गए हैं उसको कमेंट जरूर करिएगा, और भी कुछ वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जल्दी हम लोग कुछ और भी आपको इंटरेस्टिंग लाएंगे जो आपके लास्ट रिवीजन में काफी हेल्प करेगा। धन्यवाद।